हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीनियस माइंड एकेडमी। आज बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो चैप्टर है जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी कि सत्ता के समकालीन केंद्र। दोनों तरीके से आप परिभाषित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अमेरिका के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। अमेरिका के अलावा कोई और दूसरा जो है शक्तिशाली संगठन होना चाहिए। इसी को कहा गया सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। आपको पता होगा विश्व में दो गुट थे, विश्व में कोई दो शक्तिशाली गुट थे। कौन कौन से थे? एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ जो है आपका सोवियत संघ। क्या हुआ कि 1991 में सोवियत संघ खत्म हो गया, उसके बाद सोवियत संघ क्या बिखर गया। उसके बाद जो है अमेरिका जो है एक सर्वशक्तिशाली एक कहीं ना कहीं जो है जो विचारधारा उभर कर सामने आया, एक देश सामने उभर कर आया। तो उस चुनौती से निपटने के लिए, उसकी शक्तिशाली से निपटने के लिए हमें कुछ दूसरा विकल्प की आवश्यकता था। उस विकल्प में कौन कौन से थे इसको लेकर हम बात करेंगे, ताकि अमेरिका कहीं अपनी जो वर्चस्व जो है, अपनी शक्तिशाली प्रभाव दूसरे देशों के ऊपर न डाले। क्योंकि आए दिन हम देखते रहते हैं अमेरिका टैक्स लगाते रहता है, हमला कर देता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को देखते हुए यूरोप के अंदर अगर आप देखेंगे तो यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन की स्थापना किया गया। एशिया के अंदर जो है, एशिया के अंदर आपको देखेगा आसियान की स्थापना किया गया। इसी दौर में आप देख सकते हैं चाइना। भाई चाइना ने जिस प्रकार जो है रफ्तार पकड़ा है ना अपना विकसित होने का, वो मैं कह रहा हूं 2040 तक इससे पहले अमेरिका को पछाड़ देगा ये। क्योंकि 1978 की बात है, देंग शोंगपेंग की नीति अपनाया उसने, और देखो आज किस गति से अपने रफ्तार पकड़ा हुआ है। तो ये चाइना भी एक नया विकल्प के तौर पे उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार अपना प्यारा सा भारत 2047 तक जो है विकसित बनने का लक्ष्य रखा है। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हमारा भी देश क्या होगा? वैकल्पिक केंद्र के रूप में दिखाई देगा। उसी प्रकार आप साउथ कोरिया को भी देख सकते हैं। साउथ कोरिया भाई बहुत फेमस कंट्री है छोटा सा, पर टेक्नोलॉजी में आगे है, ये भी आप देख सकते हैं। उसी प्रकार ब्रिक्स भी एक महत्वपूर्ण संगठन है, संगठन है जिसमें कई सारे देश एशिया के भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद सार्क भी हमारे पड़ोसी देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है। तो ये सब मैंने क्यों लिखवाया? ये इसीलिए तो लिखवाया क्योंकि ये अमेरिका के अलावा हमारे लिए दूसरा विकल्प है। तो इसी को कहा गया सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। आपको समझ में आ गया? अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे यूरोपियन संघ की अगर हम बात करेंगे, इसमें अभी हम पहला यूरोपियन संघ के बारे में बात करते हैं। तो जब हम यूरोपियन संघ के बारे में बात करें, यूरोपियन संघ, तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, बस कैसे स्थापना हुआ, किस संधि के माध्यम से हुआ, कितने देश थे इसमें, किन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, सबके विषय में बात करेंगे। 1939 से लेकर 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। अब 1945 में क्या हुआ? विश्व युद्ध खत्म हो गया। अब आपको पता होगा कि 1939 से लेकर 1945 तक जो है विश्व में क्या चल रहा था, जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। और यहाँ पे क्या होता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के नाम से भी इसको हम जानते हैं, वर्ल्ड वॉर सेकंड के नाम से जानते हैं। 1945 में ये युद्ध खत्म हो जाता है। क्या होता है? ये युद्ध खत्म हो जाता है। और बाकी यूरोप के जो देश थे अब सोचने लगे यार कि हम लगातार लड़ाई झगड़े करते रहेंगे तो अपनी अर्थव्यवस्था को कब देखेंगे, है ना भाई? हम एकीकरण को कब लेकर बात करेंगे? तो सब जो यूरोप के देश थे उन्होंने गहर चिंतन किया, गहर विश्लेषण किया, और उन्होंने एक जोर दिया कि हम सब मिलजुल के रहे। हम सब क्या करें? मिलजुल के रहे, ताकि बाद में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। उसी को देखते हुए जून 1947 में एक व्यक्ति हुआ जो अमेरिका का सचिव था, अमेरिका का विदेश सचिव, जिसका नाम था जॉर्ज मार्शल। क्या नाम था? जॉर्ज मार्शल। अब इस बंदे ने क्या किया? एक प्लान चालू किया, एक नीति चालू किया। इस नीति का नाम था मार्शल योजना। क्या नीति का नाम था? मार्शल योजना। तो 1948 में क्या आया? एक मार्शल योजना आया। क्या आया? मार्शल योजना। अब ये योजना क्या था, मैं इसको बताता हूं आपको। मार्शल योजना के अंतर्गत पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता दिया गया। इस मार्शल योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों को जबरदस्त आर्थिक सहायता दिया गया। तो ये भी आपको रखना याद। तो यानी कि मार्शल योजना के तहत जो है पश्चिमी यूरोप के देशों को क्या दिया गया? आर्थिक सहायता दिया गया। कितना आर्थिक सहायता था? 12 मिलियन था। कितना था? 12 मिलियन $12 मिलियन था। तो ये भी आप क्या रखना है? याद रखना, $12 मिलियन था।
था। और ये क्यों दिया गया? ताकि साम्यवादी विचारधारा को रोका जा सके, साम्यवादी विचारधारा को रोका जा सके। तो साम्यवादी विचारधारा को रोकने के लिए भी इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब 1948 में हमें क्या देखने को मिलता है? 1948 में यूरोपियन संघ की स्थापना करने के संदर्भ में एक यूरोपीय जो है आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना किया जाता है। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, तो ये भी आपको याद रखना है। अब ये यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना इसलिए किया गया ताकि यूरोप के देशों को जो है कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता दिया जा सके। अगर किसी देश को पैसे की आवश्यकता है तो उसको पैसे की भरपूर जो है योगदान करना चाहिए, तो इसीलिए इसकी स्थापना यहाँ पे किया गया। अब इसके बाद 1949 में आप देखेंगे, 1949 में एक नया जो यूरोपीय परिषद की स्थापना किया गया। किसकी स्थापना किया गया? यूरोपीय परिषद। तो ये भी आपको याद रखना है, यूरोपीय परिषद की यहाँ पे स्थापना किया गया, यूरोपीय परिषद, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे यूरोपीय परिषद की स्थापना क्यों किया गया? ये इसीलिए तो किया गया ताकि बाकी यूरोप के जो देश हैं इसको एक मंच पे लाया जा सके। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो भी प्रॉब्लम है, सबको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 1949 में यूरोपीय परिषद की यहाँ पे स्थापना किया गया। अब इसके बाद 1957 में, 1957 में क्या हुआ? यहाँ पे जो है यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुआ। किसकी स्थापना हुआ? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसकी भी स्थापना यहाँ पे किया गया। अब यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी के अंतर्गत क्या हुआ था? इसमें 6 देश थे। कितने देश थे? 6 देश। रोम की संधि पर 6 देशों ने हस्ताक्षर किया। 6 देशों ने हस्ताक्षर किया। कौन कौन से 6 देश थे वो देख लो। इसके अंदर पहला था लग्जमबर्ग। क्या नाम था? लग्जमबर्ग, ठीक है। उसके बाद था नीदरलैंड। उसके बाद था यहाँ पे बेल्जियम। उसके बाद था यहाँ पर फ्रांस, और उसके बाद था इटली, और उसके बाद था पश्चिमी जर्मनी। इन 6 देशों ने मिलकर IAEA यानी कि किसकी स्थापना किया? IAEA, तो इसकी भी स्थापना किया। तो यानी कि 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी के माध्यम से, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी कि यूरोप की कम्युनिटी समुदायों को किसकी मदद करेगा? आर्थिक मदद करेगा। और इसके माध्यम से रोम की संधि हुआ और लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, पश्चिमी जर्मनी और इन सब देशों ने किसकी मदद किया? जो आपका जो यूरोपियन संघ है इसको स्थापना करने में मदद किया। और साथ ही साथ IAEA की भी स्थापना किया। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब इसके बाद हमें क्या देखने को मिला? इसके बाद हमें देखने को मिला जून 1979। भाई जून 1979 में यूरोपियन पार्लियामेंट की गठन कर डाला। किसकी गठन कर डाला? यूरोपियन पार्लियामेंट, ये भी आपको याद रखना है। तो अब जून 1979 में यानी कि जून 1979 में क्या किया? यूरोपियन पार्लियामेंट का गठन किया और जैसे इसकी स्थापना किया, अब यूरोपियन संघ जो था वो आर्थिक सहयोग वाली संसद से बदलकर राजनीतिक संस्था का इसने क्या ले लिया? रूप ले लिया। समझ में आ गया? तो अगर आपको पूछा भाई जून 1979 में क्या हुआ, तो यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन हुआ। इसके माध्यम से राजनीतिक स्वरूप लेना धीरे धीरे शुरू कर दिया। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो ये 1992 को क्या हुआ? एक संधि हुआ। इस संधि को कहा गया maastricht संधि। क्या संधि कहा गया? maastricht संधि कहा गया। तो 1992 में maastricht संधि हुआ और इस संधि के माध्यम से ही आपका यूरोपीय संघ की स्थापना हो गया। तो यूरोपियन संघ की क्या हो गया? स्थापना हो गया। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो यूरोपियन संघ की स्थापना जो है वो कब हुआ? वो हुआ maastricht संधि के माध्यम से। तो मैंने आपको सारे बताए कि कैसे कैसे आपको विकल्प देखा गया। अमेरिका के अलावा अमेरिका के वर्चस्व को रोकने के लिए नया विकल्प था। यूरोपियन यूनियन था, आसियान था, भारत था, चीन था, साउथ कोरिया था, जापान था, ब्रिक्स था और सार्क था। ये सब मैंने आपको कंट्री बताए। फिर मैंने आपको ये बताया कि कैसे कैसे इसकी स्थापना हुआ। चाहे 1939 से 1945 वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाए, 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। फिर जून 1947 में अमेरिका के जो जॉर्ज मार्शल थे, इन्होंने एक प्लान लाया जिसको मार्शल योजना कहा जाता है।
फिर 1948 में मैंने बताया कि यूरोपीय आर्थिक कम्युनिटी सहयोग संगठन की स्थापना किया। फिर 1949 में बताया यूरोपीय परिषद की स्थापना किया। फिर 1957 में बताया यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना किया। फिर यहाँ पे फिर मैंने दिखाया जून 1979 में यूरोपियन पार्लियामेंट का गठन होता है और इसी के माध्यम से इन्हें राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया। फिर 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के माध्यम से यूरोपीय संघ की स्थापना हो गया। अब एक चीज मैं बताऊंगा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक चीज कौन सा है, तो ये देख लीजिए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो क्या है कि यूरोपियन संघ की जब हम बात करते हैं, यूरोपियन संघ के अंदर जो है वर्तमान में 27 देश है। कितने देश है? 27। और जो 2020 में इसमें एक देश था ब्रिटेन, क्या नाम था इसका? ब्रिटेन। ये ब्रिटेन क्या हो गया? यूरोपियन संघ से क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है। इसको 51.9% वोट मिले थे और यहाँ से क्या हो गया? ये अलग हो गया। इसके बाद जो नया देश इसमें जुड़ा था वो था क्रोएशिया। क्या नाम था इसका? क्रोएशिया। तो ये भी आपको याद रखना है। क्रोएशिया जो था वो नया देश था, इसके अंदर जुड़ा था। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये 27 देश में से कितने देश यूरो मुद्रा को मानते हैं? यूरोपियन यूनियन का कौन सा मुद्रा? यूरो मुद्रा है। तो कितने देश यूरो मुद्रा को मानते हैं? तो ये भी आपको याद होना चाहिए। देखिए 19 देश तो यूरो मुद्रा को मानते हैं और 8 देश ऐसे जो यूरो मुद्रा को नहीं मानते। कौन कौन से देश हैं वो? चाहे वो स्वीडन हो सकता है, चाहे वो डेनमार्क हो सकता है। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। तो स्वीडन और डेनमार्क इस मुद्रा को नहीं मानते। एक चीज और यहाँ पे लिख सकते हैं, आप नोटिस कर सकते हैं कि यूरोपियन संघ का एक झंडा है जिसमें 12 सोने के क्या है? सितारे हैं। 12 सोने के सितारे हैं जो एकता दिखाता है, जो मेल मिलाप दिखाता है, जो भाईचारे को दिखाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये भी आपको याद रखना है। मैंने